प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं और इसका शॉर्ट रूप है NEP। इस प्रश्न का उत्तर है, लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था के लिए देश के लोगों को पच नहीं रही है। लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को पच नहीं रही है। एकाएक पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था। लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को क्या हो रही है? पच नहीं रही है। एकाएक पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए कठिन था। अतः उसने 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति, जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, NEP की घोषणा करनी पड़ी। यह ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की? तो लेनिन ने। कब की? 1921 ईस्वी में। NEP का फुल फॉर्म पूछे तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो लेनिन ने देखा कि समाजवादी व्यवस्था देश के लोगों को क्या हो रही है? पच नहीं रही है। एकाएक पूंजीवादी विश्व से टकराना भी उसके लिए क्या था? मुश्किल था। अतः उसने 1921 ईस्वी में अपनी नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP की घोषणा कर दी। नई आर्थिक नीति के निम्नांकित 8 सूत्र थे। आप उसमें से कुछ लिख सकते हैं, अगर पूरा हो सके तो पूरा लिख सकते हैं। नंबर 1, किसानों का अनाज हड़प लेने के स्थान पर उनसे एक निश्चित कर लेने की व्यवस्था चालू की गई। किसानों का अनाज पूरा का पूरा लेने के बदले, या जो भी लेते थे वो लेने के बदले उसने क्या किया? टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब किसान अपनी उपज का मनचाहा इस्तेमाल करने को क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए, क्योंकि अब उसे अनाज नहीं देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? एक टैक्स कर, वो पैसे दे या जो दे। सेकेंड है, यद्यपि यह सिद्धांत कि जमीन राज्य की है, यह सिद्धांत है कि जमीन किसकी है? राज्य की, को कायम रखते हुए यह व्यवहारिक रूप से मान लिया गया कि जमीन किसकी है? किसानों की है। नंबर 3 है, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत उद्योग मान लिया गया। वे अब पुनः अपने कारखाने के मालिक बन गए थे। नंबर 4 है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट भी दी गई थी और सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई जा सकती थी। सीमित तौर पर, लिमिटेड तौर पर, सीमित तौर पर विदेशी पूंजी भी लगाई जा सकती थी। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को सुविधा हो। विभिन्न स्तरों पर क्या किया गया था? विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जनता को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इस प्रश्न का उत्तर है, रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, रूसी क्रांति के सफल होने के बाद वहाँ पूर्णतः सर्वहारा वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं, सर्वहारा वर्ग पढ़ाए थे कि जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो, किसान, दुकानदार और जो भी आते हैं सभी सर्वहारा वर्ग में आते हैं। तो रूसी क्रांति के सफल होने के बाद वहाँ पूर्णतः सर्वहारा वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं, का शासन स्थापित हो गया। इस सफलता ने दुनिया के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। इस सफलता को देखकर दुनिया के और भी देश क्या हुए थे? प्रभावित हुए। वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा था। रूसी क्रांति के सफल होने के बाद, जब रूसी क्रांति हुआ और रूसी क्रांति सफल हो गया, तो रूसी क्रांति के सफल होने के बाद वहाँ पूर्णतः, मतलब पूरी तरह सर्वहारा वर्ग, जिसे श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं, का शासन स्थापित हो गया। इस सफलता ने दुनिया के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होने लगा। सेकेंड है, रूसी क्रांति का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि विश्व स्पष्टतः 2 खेमों में बट गया। रूसी क्रांति का एक और प्रभाव देखने को मिला कि विश्व कितने खेमों में बट गया? 2 खेमों में। एक साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। 2 खेमों में बटा, तो एक का नाम क्या था? साम्यवादी विश्व, और दूसरा का नाम क्या था? पूंजीवादी विश्व। तब यूरोप भी 2 भागों में बट गया। यूरोप भी कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। एक पूर्वी यूरोप तथा दूसरा पश्चिमी यूरोप। एक कौन सा? पूर्वी यूरोप और दूसरा पश्चिमी यूरोप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ।
कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 को। किस परिवार में? तो यहूदी परिवार में, जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को एक जर्मन यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने हाई स्कूल तक की शिक्षा ट्रियर में और बाद की शिक्षा, जो उच्च शिक्षा होती है, आगे की शिक्षा बॉन विश्वविद्यालय में प्राप्त की। विधि शास्त्र में वह ग्रेजुएट था। क्या चीज़ में ग्रेजुएशन किया था? विधि शास्त्र में। बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला ली। हाई स्कूल कहाँ से किए? ट्रियर से। उच्च शिक्षा कहाँ से किए? बॉन विश्वविद्यालय से। और ग्रेजुएशन क्या चीज़ से कंप्लीट किए? विधि शास्त्र से। और आगे की पढ़ाई के लिए उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला ली, जहाँ उसकी मुलाकात हीगल से हुई थी। उसके विचारों से वो बहुत प्रभावित हुआ। किससे? हीगल से। हीगल के विचारों से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हुए। 1843 में उसका विवाह जेनी नामक युवती से हुआ। 1843 में कार्ल मार्क्स का विवाह जेनी नामक युवती से हुआ, जिसे वह पहले से ही जानता था। जेनी को वो क्या करते थे? पहले से ही जानते थे। अब उसकी रुचि, कार्ल मार्क्स की रुचि राजनीति और समाज सुधार की ओर अग्रसर होने लगे। अब उसका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स की तरफ, समाज सुधार की तरफ, कि समाज को हमको क्या करना है? सुधारना है। इस तरफ उनका ध्यान अग्रसर होने लगा। मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया? मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन, मतलब बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से पेरिस में सन 1844 के आसपास हुई थी। एंगल्स के विचारों से प्रभावित हो मार्क्स ने श्रमिकों, मजदूरों के कष्टों और उनकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार किया, पे डीपली विचार किया। एंगल्स ने जब अपने कुछ विचार बताए, कुछ विचार व्यक्त किए, तो उनसे प्रभावित होकर मार्क्स ने मजदूरों का कष्ट और उनके कार्यों की दशाओं पे क्या किया था? बहुत डीपली गहन किया, विचार किया। उसने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। किसके साथ मिलकर के? एंगल्स के साथ। कब? 1848 ईस्वी में। क्या प्रकाशित किया था? तो एक साम्यवादी घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र को आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। 1848 की बात है कि 1848 के उस साम्यवादी, 1848 में क्या हुआ था? एंगल्स के साथ मिलकर के उसने साम्यवादी घोषणा पत्र जो क्या था लागू, तो 1848 के उस साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। 1848 में जो साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स ने क्या किया था? लागू किया था, उसमें अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। अब मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में से एक माना जाने लगा, कि मतलब जो अपने विश्व के लिए क्या करता हो? चिंता करता हो कि हमको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है अपने विश्व के लिए, अपने विश्व के लिए कुछ करना है। उनमें कार्ल मार्क्स का भी नाम आने लगा, क्योंकि उसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना 1867 में की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। कब? क्या? 1867 में, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव आपका कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया जितने भी प्रश्न उत्तर कराए हैं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक